हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के मल्टी स्टारर कॉमिक्स विनाश के साथ। प्रलय के बाद हमेशा होता है विनाश, और इस विनाश के कई कारण हो सकते हैं। मानव की बिगड़ती, चरमराती और टूटती सामाजिक मान्यताएं, मानवों के बीच में आणविक युद्ध, और या फिर यह विनाश पृथ्वी के बाहर से भी आ सकता है, उल्का, सौर तूफान या धूमकेतु के रूप में। हमारे पृथ्वी पर जीवन के विनाश और या फिर पृथ्वी के ही विनाश की कई तारीखें ज्योतिषी गणना द्वारा बता चुके हैं। इनमें से कुछ तारीखें तो बिना किसी घटना के पार हो गईं और कुछ तारीखें अभी अनिश्चित हैं। इनमें से एक तारीख है 25 अक्टूबर 1997, जिस दिन होगा पृथ्वी का विनाश। जब कभी भी बड़ी आग लगती है तो वह अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है, और वह छोटी सी चिंगारी आज महानगर की सड़कों पर घूम रही है। बस 15 मिनट बाद मैं अपनी मंजिल पर होऊंगा। यह क्या? स्टॉप यानी रुको। यह अपन का चेक पोस्ट है बाप, रोड टैक्स देकर जाने का। इधर ला निकल माल। अच्छा, और अगर ना दूं तो तेरे जैसे शरीफ को हलाल करने में अपन को बहुत तकलीफ होएगा। लेकिन इससे पहले कि वह टैक्स कलेक्टर इस शरीफ को हलाल कर पाता, सांप सांप यानी आ गया नागराज। मर गया बाप, तेरे से भाग करी तो अपन शहर से इस बियावान में अड्डा बनाएला था, तो इधर भी आ पहुंच गया। नागराज तुम जैसे टुच्चों का पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगा तात्या। अब तुम लोग जानते हो ना कि तुमको क्या करना है, या मैं समझाऊं? मैं जानता है बाप, तेरे पास अपन को पुलिस स्टेशन पहुंचाने का टाइम नहीं है। अपन चमचा के साथ उधर जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर लॉकअप में बंद हो जाएगा। ठीक समझे। मेरा एक एक सांप तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम लॉकअप में बंद नहीं हो जाते। अब जाओ। बहुत धन्यवाद नागराज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप आराम से अपनी यात्रा पर जा सकते हैं। नागराज अगर पीछे की सीट पर झांक कर देख लेता तो शायद आज दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद वह कार पुरानी नगर में खड़ी हुई थी। यही है, एकदम यही है। एक एक दीवार इस प्राचीन नक्शे से मेल खा रही है, यानी यही पुरानी नगरी है, देवों की वह नगरी जिसकी तलाश में मैं न जाने कितने प्राचीन खंडहरों की खाक छान चुका हूँ। अब देखूं कि इस सृष्टि पुराण में और क्या लिखा हुआ है। यह प्राचीन ग्रंथ हमारे खानदान में सैकड़ों वर्षों से रखा हुआ है। कहते हैं कि इसे हमारे एक पूर्वज को देवताओं ने यह कहकर दिया था कि जब सृष्टि का अंत होगा तब सिर्फ यह पुराण बचेगा, और जिसके हाथ में यह पुराण होगा वह प्रभु की सहायता से सृष्टि की पुनः रचना करेगा। जैसे मनु के इस सृष्टि की रचना में प्रभु ने मदद की थी। और अगर प्राचीन ग्रंथ में रखा यह नक्शा सही है तो इसमें लिखी वह भविष्यवाणी भी सत्य होगी। संवत 2054 में आकाश से प्रभु का कहर टूटेगा और पापियों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उस युग के उस समय काल में मानव इतने पापी और भ्रष्ट हो जाएगा कि उसको नष्ट करने के अलावा प्रभु के सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। उसके अनुसार तो प्रलय की वह तारीख कुछ ही दिन बाद है। अब अगर मुझे इस नगरी में रखा हुआ जीवन दंडक मिल जाए, जो उत्पत्ति भी कर सकता है और नाश भी, तो इस ग्रंथ की एक एक बात पर सत्यता की मुहर तुरंत लग जाएगी। नक्शे के अनुसार इसी स्थान के नीचे दबा होना चाहिए वह सृष्टि केंद्र, जहां पर वह दंडक रखा हुआ है। मैं वहीं पर विस्फोट लगाता हूं। वह व्यक्ति डायनामाइट की छड़ें जगह जगह पर फिट करने में व्यस्त हो गया, और फिर एक एक के बाद एक 3-4 धमाकों से पुरानी नगरी का सन्नाटा कांप उठा। इस धमाके के चंद गवाह वहां के वासी, कबीले वाले और मुख विशालकाय छिपकलियां भयभीत होकर इधर उधर दबक गए, और इन धमाकों से बने उस छोटे से प्रवेश द्वार में घुस गया वह रहस्यमय और धुनी व्यक्ति। कमाल है, इस स्थान में धूप अंधेरे के बजाय हल्का सा प्रकाश है। इन गोलों के द्वारा जिसमें न जाने क्या भरा हुआ है, यह तो वास्तव में देवों की नगरी लगती है। मंदिर में दिखने वाले उन गलियारों में बेखौफ बढ़ता चला गया वह शख्स, जो उस विशाल कक्ष में जाकर खुले जहां पर स्थापित थी वह विशालकाय मूर्ति। विशाल मूर्ति? यही होंगे पृथ्वी को नया जीवन देने वाले देवता, क्योंकि इनके चरणों में रखा हुआ यह जीवन दंडक जिसकी तलाश में मैं आया हूं। लेकिन जीवन दंडक के साथ कुछ और भी रखा हुआ है, और साथ में जिस लिपि में ग्रंथ लिखा है उस लिपि में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। लिखा है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेंगे
तब प्रभु का रूप पृथ्वी पर आएगा। जो उसकी शरण में पाप त्याग कर आएंगे वे ही बचेंगे, वरना सभी का विनाश हो जाएगा। ओह, मानव नष्ट नहीं हो सकते। मैं प्रभु का दूत बनूंगा, मैं मानवों को बचाऊंगा। मानव तैयार हो जाओ, तुम्हारा मसीहा आ रहा है। वो रहा, खत्म कर दो इसको। इसने देवता के स्थान का पता लगा लिया है और यहाँ घुसने की जुर्रत भी की है। साथ ही साथ यह देवता का दंड भी चोरी करके ले जा रहा है। अब ये यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कबीले वाले, सुना तो था ये पुरानी नगरी में रहते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो मूर्खों, वरना जलकर राख हो जाओगे। जीवन दंडक यमराज के पास की तरह तुम्हारे प्राण। अरे, यह तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा? क्या मानव जाति को बचाने से पहले मेरे ही प्राण चले जाएंगे? शायद ये ब्लैक बॉक्स कुछ कर सके। घबराहट में थिरकती मसीहा की उंगलियां न जाने ब्लैक बॉक्स के किस बटन पर दब गई कि उससे एक अनोखी संगीत लहरी निकलकर वातावरण में तैरने लगी और कबीले वाले अपने स्थान पर जड़वत हो गए। उनकी आंखें सम्मोहित होकर फैलने लगी। वाह, यह तो सचमुच प्रभु का चमत्कार है। इस चमत्कार ने ही मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया है। अब मैं पूरी पृथ्वी को मृत्यु से बचाऊंगा। लेकिन वक्त बहुत कम है। मुझे बहुत थोड़े से समय में पूरी दुनिया में प्रभु का संदेश फैलाना है और इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी धन की। और प्रभु के काम के लिए मैं कहीं से भी धन लाऊंगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। परंतु मुझे साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी, कहीं कार्य पूरा करने से पहले ही मैं पकड़ न लिया जाऊं। महानगर नागराज के संरक्षण में है। उसकी शक्तियां मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए मैं अपना अभियान पास के ही दूसरे मेट्रो राजनगर से शुरू करूंगा। वैसे तो वहां भी ध्रुव से खतरा है, पर उसके पास कोई शक्ति नहीं है। उससे तो मैं निपट ही लूंगा। कहते हैं कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट बना देती है और महाशक्ति इंसान को महाभ्रष्ट। मसीहा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। अगले दिन राजनगर में, आहा, जहां पना आज 9 बजे सोकर उठे हैं। रात भर गश्त करनी पड़े तो पता चले, लेकिन तुझे मेरे देर से उठने से क्या फर्क पड़ता है? इस घर में एक तुम ही तो इंटेलिजेंट हो भैया। तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल छुट्टियों का टाइम काटे नहीं कटता, इसलिए अखबार में एक पहेली भर रही थी। वह कौन सा पक्षी है जो रात को जगता है और दिन में सोता है? उल्लू। इतना भी नहीं जानती? नहीं आता तो मत बताओ, गाली क्यों दे रहे हो? अरे मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ वह पक्षी उल्लू है। सही तो बताया। अब बताओ, इसकी शक्ल देखना अच्छा माना जाता है या खराब? बहुत खराब। अब इसकी एक खूबी बताओ। वह अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री पर घुमा सकता है, ऐसे, समझी? हाँ समझी। क्या समझी? यह पक्षी तुमसे काफी मिलता जुलता है। इसकी जगह तुम्हारा नाम भी लिखा जा सकता है। अच्छा, तो तू मेरा मजाक उड़ा रही थी? ठहर तो। मम्मी, मुझे इस ट्यूबलाइट से बचाओ। ओफो श्वेता, अब तो कॉलेज में आ गई है, बचपना छोड़। मम्मी, तुम जानती हो इसने मुझे। झूठ नहीं बोलना। अब ये झगड़ा छोड़ो। सुनो ध्रुव, जल्दी से तैयार हो जाओ और कमांडो हेडक्वार्टर जाने से पहले बैंक में होते जाना। सुबह सुबह मैनेजर साहब का फोन आया था तुमसे कुछ जरूरी कागजातों पर दस्तखत कराने के। और मेरे प्यारे भैया, बैंक के बगल में ही मैंने अपना वॉकमैन सीडी बनने दिया था, उसे भी लेते आना। उल्लू दिन में काम नहीं करते। तुम तो बुरा मान गए भैया। बुरा तो उल्लू को मानना चाहिए। क्या? मेरा मतलब तुम उल्ली थोड़े ही हो जो बुरा मान जाओगे। ले आना ना भैया, प्लीज। ठीक है, ले आऊंगा। अब मेरे कान मत खा। और सुनो, उड़ते उड़ते मत जाना। मेरा मतलब मोटरसाइकिल धीरे चलाना। ये चुलबुली बूढ़ी हो जाए तो भी नहीं सुधरेगी। इधर ध्रुव के लिए एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी और उधर नागराज के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो रही थी। वैसे तो हमारा धंधा एक ही है, अपराध करना, लेकिन हमारे इस धंधे में कंपटीशन बहुत है, इसलिए हम एक दूसरे का दुश्मन बनने पर मजबूर हैं। तुम भी मिस किलर की दुश्मन हो नगीना, और नागदंत भी। फिर भी तुम दोनों ने मुझे जेल में सुरंग बनाकर वहां से क्यों निकाला? मिस किलर को नागराज ने जेल कैसे पहुंचाया था, यह जानने के लिए पढ़े नागराज का अंत। मुझसे अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा सुरंग बनवाने का आइडिया मेरा नहीं, नागदंत का था। नगीना ऐसे काम खुलेआम करती है, चोरों की तरह नहीं। चोर? डायन तंत्रिका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। शांत, पहले यह तो बताओ कि मुझे तुम लोगों ने जेल से क्यों निकाला? नागराज के कारण। नागराज ने क्या किया? तुम तो जेल में थी, इसलिए तुमको ज्यादा पता नहीं होगा।
नागराज ने हम सबको अपंग बना दिया है। नागदंत के मस्तक में उसने एक ऐसा सांप प्रविष्ट करा दिया है जो कभी भी इसकी खोपड़ी फाड़कर निकल सकता है। मेरा तंत्रमुंड क्षतिग्रस्त करके उसने मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया है। नागमणि का कहीं पता नहीं चल पा रहा है और नागपाशा तो अमर होने के कारण हम सबको कुछ समझता ही नहीं। वैसे नागराज ने उसकी भी जमकर धुलाई की है। तुम्हारा अपराध साम्राज्य छिन्न भिन्न होने से तुम्हारी शक्ति भी 1/4 रह गई है। नागराज ने हम सबको सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया है और जब तक वह जिंदा रहेगा यही करता रहेगा। इस झगड़े का सिर्फ एक ही अंत है, नागराज की मौत। कोई नई बात करो नगीना। यह कोशिश तो हम पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं पर कभी सफल नहीं हुए। इस बार होंगे मिस किलर, इस बार होंगे, क्योंकि अब तक इस नागराज पर हम अलग अलग हमला करते थे एक एक करके और नागराज हमको पीट देता था। पर इस बार हम एक साथ नागराज पर हमला करेंगे। हमारी संयुक्त शक्ति के सामने वह कभी टिक नहीं पाएगा। तुमको जेल से छुड़ाने का यही मकसद है हमारा। ख्याल तो अच्छा है, पर और महाखलनायक कहाँ हैं? उनको भी साथ मिला लो। बाकियों में साकुरा तो अपने ग्रह वापस चला गया है। नागमणि को हम ढूंढ नहीं पाए और नागपाशा हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। खैर जाने दो, हम 3 ही बहुत हैं। अब तुम मुझको नागराज के उन कारनामों के बारे में बताओ जो उसने मेरे जेल में रहने के दौरान किए हैं और फिर तुम बनाने दो मिस किलर को एक खतरनाक स्कीम, नागराज की मौत की स्कीम। वैसे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहावत मशहूर है, लेकिन इस बार किसका काम बिगड़ने वाला था यह तो वक्त बता सकता था। फिलहाल तो हम आपको वहां लिए चलते हैं जहां पर सचमुच किसी का काम बिगड़ने वाला है। ना 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 रे ना रे ना रे, धमाकेदार गाना है। सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि आधे घंटे तक लगातार चलाकर सीडी प्लेयर चेक कर लेना। अब तो मैं यह पूरा गाना सुनकर ही कान से हेडफोन निकालूंगा, वरना गाना सुनने का मौका कहाँ मिलता है। हो सडे नाल खोगे तो ऐश करोगे। अब बैंक वाले हंसे तो हंसे। अरे कोई मेरी हेलो का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब पुतले जैसे क्यों बैठे हैं? इन सब की आंखें तो पथराई हुई हैं, जैसे किसी ने इनको सम्मोहित कर दिया है। पर यह कैसे संभव है? इतने सारे लोगों को एक साथ कोई सम्मोहित कर ही नहीं सकता। यह काम तो सिर्फ मैंड्रेक कर पाता था और वह भी कॉमिक में, असलियत में नहीं। ओह, मुझ पर भी नींद सी छा रही है। अजीब से कंपन मेरे शरीर से टकरा रहे हैं। ध्रुव ने अनजाने में अपने कानों से हेडफोन के तारों को खींच दिया और उसके कानों से एक अजीब सी संगीत लहरी टकरा गई। ओह, यह कैसा संगीत है? मैं सुध-बुध खोता जा रहा हूँ। मेरा दिमाग मेरे वश से बाहर होता जा रहा है। यह प्रभु का चमत्कार है सुपर कमांडो ध्रुव। पृथ्वी पर प्रभु का कहर टूटने वाला है। उसने मुझे अपना दूत चुना है, मानवों का मसीहा, और मसीहा का रास्ता जो भी काटेगा उसका हाल तेरे जैसा ही होगा। ओह, तो ये है बैंक लुटेरा। संगीत की आवाज इसी के हाथों के यंत्र से आ रही है। लुटेरा मगर अपने आप को मसीहा कहता है, पर यह जा रहा है और इसका संगीत सम्मोहन मुझे उठने तक नहीं दे रहा है। मैं इसको भागने नहीं दे सकता। मुझे यह सम्मोहन तोड़ना होगा। ध्रुव के हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और उसका दिमाग काफी हद तक सम्मोहन से आजाद हो गया। ओह, वह बाहर भाग चुका है। मुझे उसको रोकना होगा। मसीहा को ध्रुव ने रोक तो जरूर लिया, लेकिन अगले ही पल कई सिकंजों ने उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरे यह क्या? छोड़ो मुझे, वरना वह मसीहा बैंक के पैसे लेकर भाग निकलेगा। उसको पकड़ो, मुझे नहीं। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हा 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 हा। बैंक के बाहर घूम रहे ये नागरिक भी मेरे संगीत से सम्मोहित हो गए हैं और मुझ पर हमला होते देख कर ये ध्रुव को पकड़ रहे हैं। यानी वह ब्लैक बॉक्स जिसके पास हो, सम्मोहित प्राणी उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स कहाँ गिर चुका है और इस भीड़ में उसको ढूंढ पाना असंभव काम है। वैसे भी मैं खतरा मोल नहीं लूंगा। अब ब्लैक बॉक्स मेरे पास नहीं है। क्या पता अब सम्मोहित भीड़ पलटकर मुझ पर ही टूट पड़े, या फिर यह संगीत मुझे ही सम्मोहित कर दे। मुझे यहाँ से फटाफट निकल लेना चाहिए। ओह, मसीहा भाग रहा है और यह भीड़ मुझे छोड़ ही नहीं रही है। एक ही रास्ता है मसीहा को भागने से रोकने का। ध्रुव ने अपना एक हाथ आजाद करके बेल्ट से स्टार ब्लेड निकाले और हवा में उड़ते हुए स्टार ब्लेड मसीहा की कार के टायरों में जा धंसे। अरे यह क्या? टायर पंचर। कार छोड़कर भागना होगा। ध्रुव फिलहाल मसीहा के पीछे जाने की स्थिति में कतई नहीं था। अभी तो उसको कोई ऐसा उपाय सोचना था जो उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर ही रख सके।
ये निर्दोष नागरिक सम्मोहन का शिकार हैं, इसलिए मैं इन पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन इनका सम्मोहन तोड़ने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे इनके शिकंजे से छूटना होगा। ध्रुव तेजी से बैंक की तरफ वापस भागा और भीड़ भी उसके पीछे पीछे भागी। लेकिन ध्रुव भीड़ के में पहुंचने से पहले ही बैंक के गार्ड्स की बंदूक लेकर दोनों गोलियां दाग चुका था। दो जोरदार धमाके हुए। आह ओह! और ध्रुव के पीछे बढ़ती भीड़ में सभी के कान झंझना उठे और इस तेज आवाज ने सभी का सम्मोहन तोड़ दिया। अरे, मैं अभी तक बैंक के पास ही खड़ा हूं, पर क्यों? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरा तो इस बैंक में खाता भी नहीं है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बहरा हो गया क्या? ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। धमाकों के शौक के कारण ये सम्मोहन से आज़ाद हो गए और इस तेज धमाकों को सुनने के बाद इनके कान कुछ देर तक और कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। और इससे पहले कि शरीर कंपनों के जरिए यह संगीत इनको सम्मोहित कर सके, मैं ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर इस संगीत को बंद कर दूंगा। ध्रुव ब्लैक बॉक्स पर उभरे बटनों को तब तक दबाता चला गया जब तक वह अजीब संगीत बंद नहीं हो गई। मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गई थी। यह चक्कर तो खत्म हुआ, पर यह ब्लैक बॉक्स है क्या भला, और इसमें से यह संगीत कैसा निकलता है? ऐसा संगीत तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, यह यंत्र उस मसीहा के पास आया कैसे? शायद उसकी कार में कोई सूत्र मिल सके। यह क्या है? किसी पुराने कागज का रोल लगता है। यह तो कोई नक्शा है, किसी प्राचीन नगरी का नक्शा लगता है। ऊपर लिखा भी है देवनगरी, बाकी सब अजीब सी भाषा में लिखा है। यह मसीहा राजनगर में बैंक लूटने ज्यादा दूर से नहीं आया होगा, और इस शहर से सबसे पास जो ज्ञात प्राचीन नगरी है वह महानगर के पास स्थित पुरानी नगरी है। मुझे महानगर जाकर छानबीन करनी होगी और इसमें मुझे नागराज की सहायता लेनी होगी। नागराज को खुद ही सहायता की जरूरत पड़ने वाली थी। पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 घंटे में इस इलाके में 3 वारदातें हो चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में घूम रहे मेरे कई जासूस सरपों में से एक ने भी मुझे मानसिक संकेत भेजकर इन अपराधों के बारे में सूचित नहीं किया। और मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु कारण जानते ही नागराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह क्या? कुछ दूसरे सांपों ने मिलकर मेरे सर्पों को मार डाला है। पर ऐसे सांप आए कहां से जो मेरे सर्प सैनिकों को मार सकें? ये नाग शक्तियां मेरे शरीर के अलावा और कहां से आ सकती हैं नागराज? नागदंत तू? परंतु तेरी नाग शक्तियां तो मैंने ले ली थी और मेरे मस्तिष्क में नागश्री को बैठा दिया था ताकि वह मेरा खोपड़ा तोड़ सके। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, यही जानना चाहते हो ना? तो एक दुखद समाचार सुन लो। नागश्री अब मेरे शरीर में तो क्या इस ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं है। मार डाला है मैंने उसे। मार डाला है? असंभव, तुम उसको मार ही नहीं सकते थे, किसी तरह भी नहीं। मैंने उसको कैसे मारा इसकी चिंता छोड़ दे नागराज। तू कैसे मरने वाला है यह सोचकर डर। ओह, तू मुझे अपने सर्प बंधनों में कैद करके वार करना चाहता है। लेकिन तू यह भूल गया है कि नाग सम्राट नागराज को कोई भी सर्प बंधन बांध कर नहीं रख सकता। अब तू अपनी जान की खैर मना। नागराज ने नागदंत पर विष फुंकार छोड़ी, लेकिन नागदंत ने उस फुंकार को बीच में ही काट दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, अपने जन्म की कथा जानने के बाद यह तो मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर देव कालजयी का विष है और यही मेरे विष की भयंकरता का कारण है। परंतु नागदंत को तो प्रोफेसर नागमणि ने बनाया है, फिर भी यह मेरे जितना ही भयंकर विष कैसे उगल लेता है? खैर, यह मैं बाद में सोचूंगा। अभी तो नागदंत को काबू में करने के लिए मेरी शारीरिक शक्ति ही काफी होनी चाहिए। अनगिनत सर्पों की शक्तियों से भरा नागराज का एक करारा वार नागदंत के शरीर से टकराया, लेकिन नागदंत में भी उन सर्प शक्तियों की ही ताकत थी। आश्चर्य है, नागदंत में तो सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, पर कैसे? और यह नागश्री को कैसे मार पाया? नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ रहे इस सवाल का जवाब पास में ही मौजूद था। नागदंत फिलहाल तो नागराज को बराबर की टक्कर दे रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नागराज के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सर्प शक्तियां अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई हैं। अब नागराज शीघ्र ही अपने सर्प सेना का प्रयोग करेगा और नागदंत कमजोर पड़ने लगेगा, और वही समय होगा मेरे मैदान में आने का। मिस किलर ने नागराज की फाइटिंग स्टाइल का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था, क्योंकि शीघ्र ही नागराज ने वही किया जो मिस किलर ने सोचा था। ऐसे लड़ते रहने से नतीजा नहीं निकलेगा, इसको सर्पपाश में जकड़ना होगा। नागदंत ने भी जवाबी हमला किया
और दोनों की सर्प शक्तियां आपस में गुथ गई। लेकिन नागराज अपने हमला की तीव्रता और तेज करता चला गया। नागदंत की सीमित नाग शक्तियां अब कमजोर पड़ने लगी थीं और कुछ ही पलों बाद नागदंत नागराज के सर्प शिकंजों में कैद था। मैं नहीं जानता कि तू नागश्री से आजाद कैसे हुआ, लेकिन इस बार मैं कुछ पक्का इंतजाम करूंगा। इस बार मैं तुम्हारे शरीर में नागफनी सर्प को प्रविष्ट करा रहा हूं। यह तुम्हारे रक्त में मिश्रित विष को चूस लेगा और फिर उस जहर में ही जिंदा रह सकने वाले सूक्ष्म सर्प कभी पनप नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि नागफनी सर्प पूरी तरह से बाहर आ पाता, नागराज के शरीर में कुछ कैप्सूल आ धसे। ओह, यह क्या? किसने मुझ पर गोली चलाने की मूर्खता की है? मैंने नागराज, और न तो मैंने मूर्खता की है और न ही तुम पर गोली चलाई है। मिस किलर, तू नागदंत के साथ? यानी यह सब मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था? था नहीं है, बोल नागराज। और तू इस जाल में ऐसे फंस गया जैसे गोंद में मक्खी। ऐसे जाल तुम लोग बहुत बार बिछा चुके हो मिस किलर, लेकिन नागराज को अब तक मार सकने में सफल नहीं हो पाए। इस बार सफल होंगे नागराज, जरूर सफल होंगे। तू जानना चाहता है ना कि नागदंत की शक्तियां वापस कैसे आईं? मैं लाई नागदंत की शक्तियां वापस। मैंने एक बहुत छोटा सा यंत्र बनाया, रक्त में मौजूद लाल रक्त कणों में से भी छोटा, और इस यंत्र को ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दी कि रक्त में मौजूद सूक्ष्म सर्पों को समाप्त कर दे। और फिर इस यंत्र को मैंने नागदंत के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया। उस वक्त नागदंत के शरीर में सिर्फ एक ही सूक्ष्म सर्प था, नागश्री, क्योंकि वह अन्य सर्पों को पनपने से पहले ही खत्म कर दे रहा था। इससे पहले कि नागश्री संभल पाता, मेरे यंत्र ने उसे खत्म कर दिया। नागदंत के शरीर में सर्प फिर से पनपने लगे और उसकी सर्प शक्तियां वापस आ गईं। अब वही सूक्ष्म यंत्र भरे कैप्सूल मैंने तेरे शरीर में घुसा दिए हैं। उन दर्जनों यंत्रों में अब तक तेरे रक्त में मौजूद सर्पों का विनाश शुरू भी कर दिया होगा। देख ले, तुझे कमजोरी आनी शुरू भी हो गई है। तेरे यंत्र मुझे मार नहीं सकते किलर। उनकी पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, और उन यंत्रों के निष्क्रिय होते ही मेरे रक्त में सर्प फिर से पनपने शुरू हो जाएंगे। इतना समय तुझको नहीं मिलेगा नागराज, क्योंकि तुझको मौत के हवाले करने को बेताब हो रही है नागतंत्र का नगीना। नगीना, तू भी? हाँ नागराज, तेरी मौत नगीना। तूने मेरा तांत्रिक मुंड क्षतिग्रस्त करके मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया था, लेकिन मिस किलर द्वारा बनाया गया यह यंत्र काफी कुछ हद तक मेरे तंत्र मुंड की तरह ही काम कर रहा है। तंत्र मुंड के समान ही मैं इसके जरिए अपनी तंत्र शक्ति का वार तुझ पर कर सकती हूँ, और इस बार तू इसे मेरे शरीर से अलग करके मुझे बेबस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस बार पहले ही तुझे बेबस कर दिया है हम तीनों ने मिलकर। कमजोरी तेजी से बढ़ती जा रही है और मेरे शरीर से सर्प भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मिस किलर के यंत्र बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस वक्त मुझे इस जाल से निकलने के लिए किसी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, वरना शायद ये तीनों अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नागराज फिलहाल यह नहीं जानता था कि मदद उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा सारी बातें सुन रहा हूँ। पहले इस लड़ाई में कूदने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं इन विलनों की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे काफी कुछ अंदाजा लग गया है। इसलिए अब इस लड़ाई में कूदकर नागराज की मदद करने का वक्त आ गया है। सिर्फ चंद लम्हे ही बचे थे। इस बार हमारे संयुक्त वार तेरी जान निकाल लेंगे नागराज, और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। कौन? ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ काम था। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम इस इलाके की तरफ आए हो। यह कौन था? सुपर कमांडो ध्रुव राजनगर में रहता है और नागराज को वहीं से जानता है। हालांकि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यह कई दिग्गज विलेनों को धूल चटा चुका है। खतरनाक लड़का लगता है। आज नागराज के साथ इसको भी खत्म कर देते हैं। बगैर सुपर पावरों के यह हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। पीछा करो इनका। और थोड़ी ही दूर पर तुमसे कुछ पूछने तुम्हारे घर पर गया था मैं, पर तुम वहां नहीं मिले। भारती के पास गया तो पता चला कि तुम उसी के पास थे और अभी अभी इस इलाके की तरफ आए हो। बस फिर मैं भी इधर ही आ गया। वह मुझे फंसाने के लिए एक जाल था और मैं उसमें फंस गया। ये तीनों अपने आप में ही बहुत ताकतवर हैं और एक साथ तो इनका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव है। वे 3 हैं तो हम भी 2 हैं नागराज। इनका मिलकर सामना करेंगे। इन तीनों के पास कई सुपर पावर हैं ध्रुव, और इस वक्त मैं भी बेबस हूँ और तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर नहीं है। हमारे पास हिम्मत है नागराज, और मैं इनकी शक्तियों के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, सुनो। और थोड़ी देर बाद ही वे रहे दोनों
खत्म कर दो इनको। अगले ही पल मिस किलर आश्चर्यचकित हो गई। अरे अरे, यह लड़का तो सीधे हमारी तरफ आ रहा है, इसकी ये हिम्मत, मैं अभी इसे परलोक पहुंचाती हूँ। ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव को ऐसे ऊर्जा वारों को छकाने का अच्छा अभ्यास कराया हुआ था, इसलिए ध्रुव मिस किलर के ऊर्जा वारों से बचता हुआ कुछ ही सेकंडों में मिस किलर तक पहुंच गया और अगले ही पल मिस किलर के हाथ में थमा हुआ यंत्र ध्रुव के हाथ में था और उससे अगले पल नागराज के हाथ में। नागराज कैच! नागराज ने पिस्तौल नुमा यंत्र हाथ में आते ही उसका रुख नागदंत की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। अरे अरे, यह क्या? अब मेरे शरीर में के सांप मरने लगेंगे। मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि मिस किलर ने तेरे अंदर पहले भी ऐसा ही एक यंत्र डाला था जिसने नागश्री को समाप्त कर दिया, और चूंकि मिस किलर ने इसका प्रयोग तुझ पर ही पहली बार किया था, इसलिए उसे भी यह पता नहीं होगा कि यह यंत्र कितनी देर तक सक्रिय रहता है। इस कारण से मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मिस किलर ने इस यंत्र का कोई कार्ड भी तैयार कर रखा होगा और वही तुझे देकर तेरे शरीर के अंदर के यंत्र को नष्ट कर दिया होगा, वरना यह यंत्र तेरे शरीर में भी नागों को पैदा होने नहीं देता। यह ध्रुव का आइडिया है। अब देखना यह है कि मिस किलर ने वाकई ऐसा कोई कार्ड तैयार कर रखा है या नहीं, और यह जल्द ही पता करना होगा, वरना अपनी कमजोर हालत में मैं ज्यादा देर तक नागदंत पर काबू बनाए नहीं रख सकता। मैं सोच ले नागदंत, इस यंत्र के कार्ड का प्रयोग करके बचेगा या मेरे हाथों से मरेगा। मैं नागदंत, यह नागराज की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आना। चाल हो या ना हो, मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। मैं तो बताऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ नागराज ही मुझे बचा सकता है। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी और इसे भी, और ऐसा करना फिलहाल मामूली काम होगा क्योंकि तुम दोनों ही इस वक्त कमजोर अवस्था में हो और मेरे ऊर्जावारों को झेल नहीं पाओगे। दुष्ट दोगली, तुम मुझे ही मारने चली है। जल्दी करो नागदंत, इससे पहले कि यह हम दोनों को यमपुरी पहुंचा दे, मुझको सूक्ष्म यंत्रों को नष्ट करने का तरीका बता दो। पिस्तौल के पीछे बने गोले को अपने शरीर से सटाओ, यह सारे यंत्रों को उस स्पर्श बिंदु पर खींच लेगा और फिर एक हल्के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से उनको नष्ट कर देगा। यह मुझे तुमको सिर्फ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पिस्तौल तुम्हारे पास ही थी, और सिर्फ यह पिस्तौल ही अपने द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म यंत्रों को निष्क्रिय कर सकती है। नागराज ने गोले को शरीर से हटाया और कुछ ही पलों बाद असर सामने आने लगा। वाह, मुझे अपने शरीर में शक्ति वापस आती महसूस हो रही है, यानी सूक्ष्म यंत्र नष्ट हो रहे हैं। जल्दी करो नागराज, अब यह यंत्र मुझे दे दो। ओह, मिस किलर के अंधाधुंध ऊर्जावारों में से एक पिस्तौल को ही नष्ट कर दिया है। मैं मिस किलर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं विनाश के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।